माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए डेट शीट जारी कर दी है। तो बच्चों, आज से आप लोग रिवीजन क्लास के लिए तैयार रहिए। भूगोल 12वीं कक्षा के लिए आज से मैं रिवीजन शुरू कर रहा हूँ। फटाफट हम लोग रिवीजन करते चलेंगे और प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, प्रश्नों के प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिवीजन करेंगे, जिससे हम लोगों को अधिकतम कम समय में अधिकतम विषय वस्तु की प्राप्ति हो सके। तो आज हम इंटर भूगोल के अंतर्गत जो हमारी पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसका यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं, ये जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं जहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें चलती हूँ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो अन्य स्टेट बोर्ड हो, सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो रिवीजन क्लास हमारी बहुत बेहतर होगी। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए, जिससे कि शीघ्र ही हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और लाइक भी कीजिए, और अगर कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके समाधान खोजने का प्रयास कीजिए, प्रश्न कीजिए, जिसका समाधान हम अवश्य देंगे आपके कमेंट के उत्तरों के माध्यम से। तो देखिए, हमारा पहला अध्याय जो है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है। इसको हम लोग यहाँ पर फटाफट रिवीजन करते हैं। मानव भूगोल क्या है, पहले इसकी परिभाषा देखिए। यहाँ प्रश्न बनेगा मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, पहला ही प्रश्न आ सकता है। तो ये क्या है, भौतिक प्राकृतिक जगत, भौतिक अथवा प्राकृतिक जगत और मानवीय जगत के बीच स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। यानी यहाँ पर भौतिक या प्राकृतिक जगत और मानवीय जगत में जितने भी मानवीय क्रियाकलाप हैं, मानवीय गतिविधियां हैं, अब इनके बीच, दोनों के बीच, मानव के बीच और प्रकृति के बीच जो परिवर्तनशील संबंध स्थापित होता है, इसी का अध्ययन करता है कौन, मानव भूगोल। ये तो एक जो है बेसिक परिभाषा हो गई, जिसमें परिवर्तनशील संबंध, यानी मानव अपनी गतिविधियों के माध्यम से प्रकृति में काट छांट करता है, प्रकृति में परिवर्तन करता है, फिर सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है। तो वो सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कौन किया, मानव ने किया, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके। तो इसका अध्ययन कौन करता है, मानव भूगोल करता है। देखिए, मानव भूगोल के जनक की अगर बात करें तो जर्मन भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रेटजल ने मानव भूगोल, इनको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी। इस एंथ्रोपोजोग्राफी के में इन्होंने मनुष्य व वातावरण के बीच संबंधों का वर्णन किया था। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि जो रेटजल की पुस्तक है, या रेटजल की पुस्तक का नाम बताइए। तो रेटजल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। और प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि इस पुस्तक में इन्होंने किसके बारे में वर्णन किया है, तो मनुष्य और वातावरण के बीच संबंधों का वर्णन किया है। और यहाँ पर कभी नाम विशेष लेकर के परिभाषा मानव भूगोल की पूछी जा सकती है। तो रेटजल ने एक परिभाषा दी थी, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। संश्लेषित पर जोर दिया है यहाँ पर। संश्लेषित मतलब यहाँ पर जो है संश्लेषण, यानी कि मानव और जो है प्रकृति, धरातल, मानव समाज और धरातल, इसके बीच जो संबंध बनता है उसका ये संश्लेषण करता है कौन, मानव भूगोल। संश्लेषण मतलब यहाँ पर विश्लेषण से ये ऊपर होता है, संश्लेषण एनालिसिस से ये ऊपर होता है थोड़ा सा संश्लेषण, जिसमें जो है पॉजिटिव चीजें होती हैं, यानी कि मानव अपने धरातल पर किस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है, तो इसका अध्ययन करता है मानव भूगोल, ऐसा फ्रेडरिक रेटजल ने कहा है।
और इनकी शिष्या थी अमेरिका की कुमारी सैंपल। इन्होंने एक परिभाषा दी है मानव भूगोल की। ये अक्सर पूछता है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने कहा था? कुमारी सैंपल ने। तो याद रखना, ये हूबहू पूछ लेता है कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव, थोड़ा सा अंतर यहां पर आ गया, मानव को इन्होंने क्रियाशील, मानव क्रियाशील है ये, और अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी हमारी कैसी? अस्थायी, निरंतर परिवर्तनशील है। तो इसके बीच संबंधों का अध्ययन है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ऐसा कुमारी सैंपल ने कहा था। और ये शिष्या किसकी थी? ये रैडजल की शिष्या थी। और चूंकि रैडजल मानव भूगोल के जनक थे और ये निश्चयवादी संकल्पना के भी जनक माने जाते हैं, तो कुमारी सैंपल पे इनका बहुत विशेष प्रभाव रहा है रैडजल का। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर कुमारी सैंपल से प्रश्न भी आते हैं। और इन्होंने जो है मनुष्य को, मानव जगत को जो है पृथ्वी की उपज भी बताया है। किसने बताया है? कुमारी सैंपल ने। मानव जगत को पृथ्वी की उत्पत्ति बताया है, यानी पृथ्वी से ही मानव बधा हुआ है। पृथ्वी की जितनी भी क्रिया चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो मनुष्य में दृष्टिगोचर होती हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो वायु हो, सब कुछ यानी बंधा हुआ है। इसका हम लोग जो है अपने पुराणों में भी अध्ययन करते हैं, प्रकृति से मानव की संबंधों की तुलना करते हैं पुराणों से, तो उसको सैंपल ने भी यहाँ पर कहा था। अब यहाँ पर हमने एक चित्र बनाने का प्रयास किया है। इस तरीके से आप चित्र बना करके उत्तर को अधिक ऑथेंटिक बना करके अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही प्रश्न ये आया, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो आपने परिभाषा लिख दी, भौतिक जगत और मानवीय जगत के बीच स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन जो है क्या है? मानव भूगोल है। वहीं पर आपने थोड़ा सा ये कलाकारी करके ये चित्र अगर बना दिया, या कोई भी प्रश्न आता है उसमें भी आप चित्र बना करके बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमने सांस्कृतिक भूदृश्य दिखाया है। सांस्कृतिक भूदृश्य पृथ्वी है, इसमें सांस्कृतिक भूदृश्य है जो कि प्रकृति से घिरा हुआ है एक क्षेत्र है, चारों तरफ प्रकृति से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, जिसमें मानव अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन करके प्रकृति में सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कर रहा है। सांस्कृतिक भूदृश्य की अगर बात करें तो जो है सबसे पहले मानव यहाँ पर आता है, जंगलों को साफ करता है, जंगलों को साफ करके फिर आवास बनाता है। आवास नगरीय भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है। समाज का निर्माण हो जाता है इससे, और समाज का निर्माण हो जाता है फिर कुछ आर्थिक क्रियाकलाप करता है, सड़कों का निर्माण करता है, रेल मार्गों का निर्माण करता है, और इसी प्रकार से फिर जो है बहुत सारे वो क्रियाकलाप इसमें करता है। प्रकृति में जो है खेती करता है, कृषि करता है। तो ये सब खेत वगैरह जो बने हैं, ये सब क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य ही है। तो मानव अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति में जो है निरंतर परिवर्तन करके क्या करता है? सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। अब यहाँ पर हम लोग मानव भूगोल की शाखाओं और उनके उप क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले आप समझ लीजिए भूगोल की जो मुख्य शाखाएं हैं, दो हैं। भूगोल की मुख्य शाखाएं, प्रमुख शाखाएं दो हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का अध्ययन क्लास फर्स्ट ईयर 11th क्लास में किया जाता है, जिसमें हमने इसके बहुत सारे थ्योरीज को देखा, और भारत के एस्पेक्ट में भी हमने, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी भौतिक भूगोल का अध्ययन किया। लेकिन इंटर में चाहे वो भारत से संबंधित हो, चाहे विश्व के सिद्धांत से संबंधित हो, मानव भूगोल का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, मानव भूगोल के ये तो जो है एक भूगोल की एक शाखा हो गई मानव भूगोल। अब इसको कई उप शाखाओं में बांटा जाता है, जैसे कि जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, और फिर इनके कई उप क्षेत्र भी हैं। तो यहाँ पर हम मतलब सीरियल से चलेंगे। मानव आया पृथ्वी पर, मानव किस रूप में आया? जनसंख्या के रूप में। तो जब जनसंख्या और जनांकिकी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत करते हैं। फिर मानव जो है जब आ गया पृथ्वी पर, तो उसने अपने प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिवास का निर्माण किया, तो हम अधिवास भूगोल का अध्ययन करते हैं। और अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गाँव में रह रहा होगा तो ग्रामीण अधिवास होगा, अगर मनुष्य नगरों में रह रहा होगा तो नगरीय अधिवास होगा। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स का अध्ययन करते हैं ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में, अधिवास भूगोल के अंतर्गत या आवास भूगोल के अंतर्गत। अब जब अधिवास बना लिया तो मानव एक समाजीकरण हो गया मानव का। अब मानव का समाजीकरण हो गया तो वहां पर सामाजिक भूगोल के माध्यम से समाज का अध्ययन करेंगे। अब सामाजिक भूगोल के कई उपक्षेत्र हैं, जैसे व्यवहारवादी भूगोल, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है व्यवहारवादी भूगोल, या फिर मानव के कल्याण का अध्ययन करता है कल्याणकारी भूगोल, कल्याण भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल,
सांस्कृतिक भूगोल तमाम प्रकार की संस्कृति, कल्चर, भाषा इस पृथ्वी पर मनुष्य अपनाता है, तो सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल, भूगोल का मानवीय भूगोल का या फिर जो है इसका जो इतिहास रहा है मानव के डेवलपमेंट का, उसका ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और लिंग भूगोल, लिंग भूगोल के अंतर्गत जो है मनुष्य पुरुष है या महिला है, इसके अंतर्गत लिंग भूगोल का अध्ययन करते हैं। मतलब पुरुष का और महिला का अलग अलग जो है उसके अलग अलग विभिन्न पहलुओं का अध्ययन लिंग भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो ये सब सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब जब मानव समाज में रहने लगा तो मानव की कुछ आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने आर्थिक क्रियाकलाप किया। अब आर्थिक क्रियाकलाप किया तो उनकी गतिविधियों को हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसे आर्थिक भूगोल कहते हैं। अब आर्थिक भूगोल के अंतर्गत तमाम उपक्षेत्र हैं, जैसे संसाधन भूगोल। अब मनुष्य सबसे पहला क्रिया क्या करता है, संसाधन जो उपलब्ध है प्रकृति में, उस उपलब्ध संसाधन से क्रिया करता है, तो उसके अंतर्गत संसाधन भूगोल आता है। फिर उसी में जो है मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्य करता है, तो वो कृषि भूगोल उसका अध्ययन करता है। और उसके बाद जब और औद्योगिक विकास हुआ मनुष्य का, तो फिर वो उद्योग धंधों का जो है स्थापना करता है, उसका अध्ययन उद्योग भूगोल में करते हैं। फिर मनुष्य के पास थोड़ा सा समय बचा ये सब काम करते हुए, कृषि और उद्योग का कार्य करते हुए, तो वो फिर पर्यटन भी कर लेता है, कभी कभी सैर सपाटे पे निकल जाता है, तो उसका अध्ययन से पर्यटन भूगोल में करता है। और यहाँ पर जो है उन्नत अवस्था में जो है उद्योग, व्यापार, कृषि ये सब होता है, तो मनुष्य जो है बाजार वगैरह बना लेता है यहाँ पर, और बाजार में जो है क्रय विक्रय और ये सब वाणिज्य व्यापार होता है, तो इसका अध्ययन वाणिज्य भूगोल या व्यापार भूगोल करता है। तो इस तरीके से आर्थिक भूगोल के तमाम उपक्षेत्र हैं। अब जब मनुष्य जो है आर्थिक क्रियाकलाप करने लगा तो बहुत सारे उसके पास जो है पेट भरने के बाद तमाम समय बचता है, तो अपने संगठन को चलाने के लिए, अपने देश को, अपने राज्य को चलाने के लिए वो कुछ जो है राजनीतिक दांव पेच करता है, कुछ सिस्टम बनाता है पॉलिटिकल, तो उसका अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन जो है, विश्व में अलग अलग तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो उसका सब राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अलग अलग व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके कुछ उपक्षेत्र हैं, जैसे निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। देखिए किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र को संचालित करने के लिए जो वहाँ पर राजनीतिक संस्था होती है, उसके जो पदाधिकारी होते हैं, उसके जो स्तंभ के व्यक्ति हैं बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए शासन सत्ता संचालन करने वाले, तो उनको निर्वाचित किया जाता है। तो कैसे कैसी विधियां निर्वाचन की, उसका अध्ययन निर्वाचन भूगोल करता है। अब सैन्य भूगोल के अंतर्गत आजकल बहुत सारी सैन्य कूटनीतिक देखी गई है, दो देशों के बीच, एक से अधिक देशों के बीच, तो उसका अध्ययन सैन्य भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरीके से मानव भूगोल की जो है उपक्षेत्र है, उप शाखाएं हैं, और इसके तमाम उपक्षेत्र हैं, इस यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि जो है सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र बताइए, तो आपको ध्यान होना चाहिए व्यवहारवादी भूगोल, कल्याण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, लिंग भूगोल, ये सब सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। इसी प्रकार से आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र पूछ सकता है, तो यहाँ पर आप आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी होते हैं सब लिख दीजिए, वही सब उसके उपक्षेत्र हैं, जैसे कृषि, संसाधन, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्य, व्यापार, ये सब जो है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ऐसे राजनीतिक भूगोल पूछ सकता है, खास करके सैन्य भूगोल तो अवश्य पूछता है। सैन्य भूगोल किसका उपक्षेत्र है, तो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। यानी सैन्य कूटनीति जो भी होती है, राजनीति में दांव पेच होते हैं ना, तो वही सैन्य भूगोल के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये मानव भूगोल के कई उपक्षेत्र हम लोगों ने यहाँ पर देखे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं में। देखिए जो परंपरागत विचारधाराएं हैं वो दो थीं, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण, और बाद में इसमें संशोधन करके एक नई विचारधारा आई, नव निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। तो इन तीनों का, ये तीन प्रमुख विचारधाराएं हैं मानव भूगोल की, इनका यहाँ पर हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कई रूप में प्रश्न आते हैं, जैसे मानव का प्राकृतिकरण, इस पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, उदाहरण सहित इसको समझाइए, या फिर पर्यावरण निश्चयवाद क्या है या नियतिवाद क्या है। तो ये सब प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो देखिए मानव का प्राकृतिकरण, इसको पर्यावरण निश्चयवाद के रूप में भी जाना जाता है और नियतिवाद के रूप में भी जाना जाता है। शब्द ही है मानव का प्राकृतिकरण, यानी यहाँ पर जो है प्रकृति पर बहुत, इस विचारधारा को प्रकृति केंद्रित माना गया है, ये प्रकृति केंद्रित विचारधारा है। डिटर्मिनिज्म यानी ये निर्धारित करता है, प्रकृति निर्धारित करती है कि मानव क्या करेगा, मानव
क्या करेगा, प्रकृति निर्धारित करती है। इसीलिए इसको प्रकृति केंद्रित विचारधारा भी कहा जाता है। इसीलिए इसे डिटर्मिनिज्म इंग्लिश में कहते हैं, या नियतिवाद। यानी मानव जो है अपने नियति को प्रकृति के भरोसे छोड़ देता है। इस ऐसे समझ सकते हो, मानव पूरी तरीके से प्रकृति का दास है। उसकी नियति कौन निर्धारित करता है, मानव की नियति को कौन निर्धारित करता है, तो मानव की नियति को प्रकृति निर्धारित करता है। इसीलिए इसको नियतिवाद भी कहा जाता है। अब इसका विकास कहाँ हुआ था? इसका विकास जर्मनी में हुआ था। इसका विकास कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और इसको विकसित करने वाले जो भूगोलवेत्ता थे, सबसे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे रैटजल महोदय थे। रैटजल महोदय को पर्यावरण निश्चयवाद, नियतिवाद, मानव का प्राकृतिकरणवाद, इसका जनक माना जाता है। किसको? रैटजल को। और रैटजल मानव भूगोल के भी जनक माने जाते हैं। और इनकी शिष्या थी कुमारी सैंपल, जो कि यूएसए की रहने वाली थी। इन पर रैटजल का बहुत ज़्यादा जो है भरोसा था। बहुत रैटजल का जो है इन पर बहुत बड़ा छाप पड़ा। तो इसीलिए ये भी नियतवादी थी, ये भी निश्चयवादी थी। इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मनुष्य प्रकृति की ही उपज है, प्रकृति के विभिन्न विधाओं के द्वारा मनुष्य की सभी चीज़ों का निर्माण होता है। इन्होंने उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से समुद्र के किनारे रहने वाले जो मछुआरे हैं, वो निरंतर जो है नौका के माध्यम से, नौकायन के माध्यम से मत्स्य पकड़ने का कार्य करते हैं। तो उनकी भुजाओं में, जो कि वो चाकू चलाते हैं, तो उनकी भुजाएं बहुत मजबूत होती हैं। इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जंघाएं मजबूत हो जाती हैं। ऐसा इन्होंने उदाहरण देते हुए सैंपल ने कहा था। तो अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो भौतिक कारक मानव के समस्त क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और मानव की तमाम चीज़ों को नियंत्रित करता है। मानव की जीवन शैली को कौन नियंत्रित करता है? प्रकृति नियंत्रित करता है। इसीलिए मानव का प्राकृतिकरण इस जो है विचारधारा को कहा गया है। अब इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। जैसे टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश की जलवायु इतनी कठोर है, इतनी कठिन जलवायु है कि वहाँ पर रहने वाले जो एस्किमोज लोग हैं, एस्किमोज वहाँ की जनजातियाँ हैं, वो लोग इग्लू यानी बर्फ़ के मकान बना करके उसमें रहते हैं। हमारे जैसे मकान अगर वहाँ बनाएं तो वो संभव नहीं है। जिस तरीके से हम मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, अपना कंक्रीट का मकान बनाकर रहते हैं, वैसा मकान टुंड्रा प्रदेश में बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसीलिए इग्लू के मकान बनाते हैं, बर्फ़ के मकान बनाते हैं टुंड्रा प्रदेश के लोग। और वहाँ पर चूँकि कृषि भी नहीं होती है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर व्हेल मछली का शिकार करते हैं और उसी के तेल का प्रयोग करते हैं जलावन के रूप में, और उसी को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। सहारा प्रदेश की अगर बात करें तो सहारा प्रदेश के लोग जो रहने वाले हैं वो चरवाहे होते हैं, मोस्टली यायावर होते हैं, क्योंकि प्रकृति ये निर्धारित करती है कि यहाँ पर आप एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति अपनी पेट पूजा के लिए ही, अपने भोजन के लिए ही जो है इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, आता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन बाद में उसने आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को भी प्राप्त किया है। तो सहारा प्रदेश की आर्थिक क्रियाकलाप मुख्य जो है वो क्या है? यायावरी जीवन व्यतीत करते हुए पशुचारण का काम करना। तो ये यहाँ की प्रकृति निर्धारित करती है। इसीलिए इस विचारधारा का जो मूल जो उद्देश्य, मूल जो संदेश है वो क्या है? ये मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है, वो मानव प्राकृतिकरण की विचारधारा के अंतर्गत कहा जा सकता है। मानव जो है प्रकृति का दास है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि कुछ भूगोलवेत्ताओं के नाम बताओ जो निश्चयवादी या नियतिवादी हैं। इसका विकास कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। पर्यावरण निश्चयवाद पर प्रकाश डालिए, या नियतिवाद किसे कहते हैं, मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, उदाहरण सहित समझा सकते हैं। दूसरी विचारधारा जो है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण जस्ट इसका जो है विपरीत है इन दोनों में, इसीलिए विवाद रहता है। इसीलिए जो है निश्चयवाद बनाम संभववाद विचारधारा की संकल्पना आती है। तो यहाँ पर प्रकृति जो है उसका मानवीकरण होता है, यानी ये विचारधारा मानव केंद्रित है। मानव में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं, मानव इतना बलशाली है कि वो प्रकृति में अपने हिसाब से छेड़छाड़ करके उसका उपयोग कर सकता है। इसीलिए इसको संभववाद कहा जाता है। यानी प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का उपयोग करता है, आवश्यकता अनुसार। और कैसे करेगा? ज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो संभावनाएं हैं प्रकृति में, उनका उपयोग करके
और जो है अपना विकास करता है, इसीलिए इसको प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है, इसीलिए इसे संभववाद भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे पॉसिबिलिज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर डबल एस होगा, एक एस छूट गया है तो इसे आप डबल एस कर सकते हैं, पॉसिबिलिज्म। और ये मानव केंद्रित विचारधारा है, इसका विकास फ्रांस में हुआ है। इस विचारधारा का विकास कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। निश्चयवादी विचारधारा हमने देखा जर्मनी में विकसित हुई है, तो फ्रांस में संभववादी विचारधारा का विकास हुआ है। और इनके विद्वानों की अगर बात करें तो ब्लास एक प्रमुख विद्वान है जो संभववादी विचारधारा को मानते हैं, बल्कि इनको जनक भी कहा जाता है। संभववादी विचारधारा का जनक कौन है? तो ब्लास हैं। और दूसरे हैं लुसियन फेब्रे, तो आप ये दो नाम याद रख सकते हैं, ब्लास और लुसियन फेब्रे, नाम लिखने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से ये संभववादी विचारधारा है। अब इसमें देखते हैं कुछ एक उदाहरण हम समझ सकते हैं। जैसे संभववादी विचारधारा, जैसे कोई बंजर जमीन है जहाँ पर कृषि संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, उन्नत बीजों के माध्यम से, खाद के माध्यम से वहाँ भी कृषि करता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपका हमारे भारत में थार के रेगिस्तान में जो श्री गंगानगर तक इंदिरा नहर, इंदिरा कैनाल निकाल करके हर के बैराज से, और जो थार के डेजर्ट में भी मनुष्य वहाँ पर गेहूं की खेती और सरसों की खेती कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है संभववादी विचारधारा का। अब देखिए, जब प्रकृति में जो अब प्रकृति के विपरीत कार्य करेगा मनुष्य, तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा प्रकृति पर और उसके मनुष्य झेलेगा भी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग दिखाई दे रही, औद्योगिकरण के कारण, परिवहन संचालन के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है और इसके कारण ओजोन क्षरण हो रहा है। बहुत सारे ऐसे गैसें मनुष्य रिलीज करता है इस विकास के दौरान। अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जब विकास करता है तो बहुत सारे नुकसान भी प्रकृति को झेलना पड़ता है। अभी आपने हाल में ही देखा था 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण जो हमें प्रकृति के खिलाफ हमने जो अभियान चला रखा है संभववादी विचारधारा को मानते हुए, तो उसका एक बहुत बड़ा हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। नंदा देवी ग्लेशियर बर्स्ट के रूप में वहाँ पर क्या हुआ, एवलांच हुआ, ग्लेशियर टूट करके गिरा और जो है ऋषि गंगा नदी पर बने हुए एक डैम को तोड़ा और इसके अलावा जो है एक अन्य डैम जो 520 मेगावाट का डैम था उसे भी तोड़ा। तो अगर इसको आप डिटेल से समझना है आपको, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है नंदा देवी जो है ग्लेशियर वगैरह, तो इसे आप डिटेल से अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके इस पे एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप देख सकते हैं। और जो तीसरी विचारधारा हमारी है वो नवनिश्चयवाद या इसे नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। देखिए, ये दोनों अतिवादी हैं विचारधाराएं, ये दोनों अतिवादी हैं। इधर प्रकृति को जो है अतिवादी माना गया है, इधर मानव को अतिवादी माना गया है। तो इन दोनों विचारधाराओं के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करता है नवनिश्चयवादी विचारधारा, नियो डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर एक विद्वान जिनका नाम था यूएसए के ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नवनिश्चयवादी विचारधारा को विकसित किया। इसीलिए इसे मध्यमार्गी विचारधारा कहते हैं, क्योंकि ये दोनों विचारधाराओं यानी निश्चयवाद और संभववाद दोनों विचारधाराओं के बीच का रास्ता तलाशता है, इसीलिए इसको नवनिश्चयवाद कहा जाता है। और इसे एक नया शब्द दिया गया, रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रुको और जाओ निश्चयवाद। तो ये जो इसको रुको और जाओ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य जो है जिस तरीके से एक चौराहे पर एक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है, वैसे ही मनुष्य भी प्रकृति में जो है ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है। जिस तरीके से जब 3 बत्तियां वहां जलती हैं, लाल, पीली और हरी, लाल बत्ती जलती है तो ट्रैफिक कंट्रोलर कहता है कि जो है जो स्वामी वाहन चालक हैं वो रुक जाएं और पीली बत्ती पे बिल्कुल रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं और हरी बत्ती जलते ही चल दें। और ये क्या करता है, ट्रैफिक कंट्रोलर सिर्फ उनको नियंत्रित करता है कुछ समय के लिए, फिर आगे जाने को कहता है, उनके रास्तों को बदलता नहीं है। तो इसी तरीके से मानव इस तरीके से ही कहता है प्रकृति में कि रुको और जो है अपनी संभावनाओं को तलाशो और प्रकृति में जो भी संकेत हैं उनको समझें, प्रकृति के जो भी संकेत हैं उनको समझ करके फिर हम आगे बढ़ें, प्रकृति में काट छांट करें। तो ये यानी प्रकृति के संकेतों को समझता है कौन विचारधारा? नवनिश्चयवादी विचारधारा। ये कहता है कि मनुष्य को प्रकृति के संकेतों को समझ करके उसके अनुसार कार्य करना चाहिए,
जिस प्रकार ये नंदा देवी का जो है ग्लेशियल ब्रस्ट हुआ है, तो उससे बचने के लिए हमको प्रकृति के संकेतों को समझना होगा। संकेत इस समय प्रकृति ये कहती है कि जितने भी हमने डैम बना रखे हैं पर्वतीय क्षेत्रों पे जो कि अस्थिर हैं, वहाँ पर अगर हम डैम बनाना नहीं बंद किए तो आने वाले समय में इससे बड़ा भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारे प्लेन में रहने वाले भाई बंधुओं को भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसके संकेत ये कहते हैं कि अब जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल विद्युत की जगह हमको सोलर विद्युत या फिर ऐसे अन्य जो है विकल्पों की तरफ जाना होगा जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की तरफ जाना नवनिश्चयवादी विचारधारा को ही दर्शाता है। यानी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ उतना ही करें जितना प्रकृति हमको अलाउ करती है, उसके संकेतों को समझ करके कार्य करें। तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। नवनिश्चयवादी विचारधारा किसने दिया? टेलर ने दिया। ये विचारधारा मध्यमार्गी है, कैसी है? तो यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, इनको आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं। कुछ नई विचारधाराएं भी आई इस दौरान मानव भूगोल की। देखिए, हमारे विश्व ने दो बड़े बड़े महायुद्धों को देखा। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 45 तक चला। तो इस दौरान इन विश्व युद्धों से हर विषय ने, हर सब्जेक्ट्स ने बहुत कुछ सीख लिया और अपने सब्जेक्ट के विषय वस्तुओं को भी परिवर्तित किया। तो यहाँ पर इसके बाद अब नवीन विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ, जिसमें तीन प्रमुख विचारधाराएं थीं। कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा भूगोल के अंतर्गत विकसित हुआ, आमूलवादी विचारधारा विकसित हुआ और व्यवहारवादी विचारधारा विकसित हुआ। तो देखिए, यहाँ पर कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा, इसको ह्यूमनिज्म कहते हैं, क्योंकि देखिए हर विषय का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना, मानव का सर्वोत्तम कल्याण हो सके। तो अब जो भूगोल विषय का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो मानव को सर्वाधिक कल्याण प्राप्त करना, और ये यानी कि सामाजिक कल्याण करना ही भूगोल का जो है मुख्य मुद्दा बन गया। अब ये सामाजिक कल्याण किस रूप में कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, तीन चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं व्यक्ति को चाहिए। आवास चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और शिक्षा चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी होंगी तो मनुष्य उन्नति करेगा, और हमारी सरकारें इन्हीं तीनों चीज़ों पर जोर देती हैं। आवास की बात करें, आवासन की बात करें, तो एक बहुत बड़ी योजना इस मोदी सरकार ने शुरू की थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना। इसके अंतर्गत जितने भी कच्चे मकान थे उनको जो है आर्थिक मदद और आवास योजना के अंतर्गत उनके कच्चे मकानों को पक्का किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मकान पक्के हो चुके हैं। अब आवास अच्छा हो गया, लोगों का हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, और हेल्थ अच्छा होना चाहिए तो इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और स्वास्थ्य सही रहेगा तो शिक्षा की भी आवश्यकता है, यानी हेल्दी पॉपुलेशन को बनाने के लिए सब तरीके से हेल्दी हो तो शिक्षा भी, एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए सरकार पहले से ही मिड डे मील कार्यक्रम चला रही है। मिड डे मील कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक बच्चे जो है प्राथमिक स्कूलों में उपस्थित हो सकें, इसलिए योजना चलाई जा रही है, और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। यानी पौष्टिक आहार स्कूलों में जब प्राप्त होगा तो बच्चे स्कूलों की तरफ जो है खींचेंगे, आएंगे, उनकी उपस्थिति अधिक होगी, पंजीकरण अधिक होगा, और मिड डे मील के अंतर्गत जो है पौष्टिक आहार उपलब्ध करा करके उनका हेल्थ भी अच्छा रखा जाएगा। तो इस तरीके से सामाजिक कल्याण करना ही कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य था। और इसके बाद एक नई विचारधारा और आई जिसका नाम है आमूलवादी विचारधारा या रेडिकलिज्म। देखिए, रेडिकल कौन होते हैं? रेडिकल कौन होते हैं? जो तुरंत परिवर्तन चाहते हैं, तुरंत परिवर्तन चाहते हैं। तो ऐसी विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। मार्क्स जो है क्या कहता है कि जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने जो है बहुत बड़ी खाई उत्पन्न कर दी है समाज में, सर्वहारा वर्ग और पूंजीपतियों के बीच। तो मार्क्स अपनी विचारधारा के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के पक्ष में जो है पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। तो इसीलिए ये विचारधारा उनसे प्रभावित है। तो इसमें जो सामाजिक असमानता समाज में व्याप्त है, इसका आमूल चूल परिवर्तन
करना, आमूलचूल परिवर्तन लाना समाज में, सामाजिक असमानता को दूर करने का सबसे बड़ी जो विचारधारा है भूगोल विषय में, वो आमूलवादी विचारधारा रेडिकलिज्म का है। इसमें जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, तो इनके खिलाफ तेजी से यानी आमूलचूल परिवर्तन लाना ही इस विचारधारा का मुख्य ध्येय है। तीसरी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा, बिहेवियरलिज्म इसको कहते हैं। देखिए, धरातल पर जो है सिद्धांत बहुत हैं, उनको व्यवहार में अमल करना ही व्यवहारवादी विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य है। ये प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान करने पर जोर देता है। प्रत्यक्ष अनुभव ऐसे समझ सकते हैं जैसे सड़क पर एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है और आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आपका प्रत्यक्ष अनुभव क्या कहता है, उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाइए, उसका उपचार हो सके। तो यही जो है व्यवहारवादी विचारधारा का मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है। तो भूगोल विषय में भी इस विचारधारा को रोपित किया गया है, लाया गया है। तो ये नवीन विचारधारा है, इनसे भी प्रश्न थोड़ा बहुत आता है, पूछा जाता है। देखिए, कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आता है, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों या अन्य सामाजिक विषयों से संबंध। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, जिसमें हमने सामाजिक विज्ञान के साथ साथ में विज्ञानों के विषयों से भी संबंध देखा था। लेकिन यहाँ चूंकि मानव भूगोल है और मानव भूगोल का अध्ययन सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है, तो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उनसे यहाँ पर संबंधित प्रश्न आ सकता है। जैसे मानव भूगोल का इतिहास से संबंध, मानव भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध, मानव भूगोल का समाजशास्त्र से संबंध, मानव भूगोल का राजनीतिक विज्ञान से संबंध, मानव भूगोल का जनांकिकी से या जनसंख्या से संबंध, या मनोविज्ञान से संबंध। तो सभी विज्ञानों, सभी सामाजिक विषयों या सभी सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन जो है मानव भूगोल करता है। ये जो है आप चित्र बना करके, ये बिल्कुल ऐसे ही चित्र बना करके आप इसका उत्तर दे सकते हैं किस तरीके से इसमें अन्योन्याश्रित संबंध है। यानी मानव भूगोल के इर्द गिर्द जो है सभी विषय घूमते रहते हैं, चाहे इतिहास की बात करो, चाहे आप अर्थशास्त्र की बात करो। देखो, इतिहास के अंतर्गत हम लोग ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जो मानव भूगोल भी करता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था मानव भूगोल भी करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज मानव भूगोल भी अध्ययन करता है। हमने उप क्षेत्रों में देखा ना इन सब चीज़ों को, तो वही चीज़ लिखना है। राजनीतिक विज्ञान में देखा हमने किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानव भूगोल करता है। जनांकिकी यानी जनसंख्या का अध्ययन किस तरीके से मानव भूगोल करता है। मनोविज्ञान यानी मानव के जो साइकिक फीचर है उसका भी अध्ययन करता है। तो इस तरीके से ये सब संबंध है। यहाँ से प्रश्न आता है, आप ये चित्र बना करके इसका उत्तर दे सकते हैं ऐसे ही। अब देखिए, हम कुछ प्रश्न यहाँ से जो आने वाले हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न आ सकता है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। ये इसको हमने देखा है, चाहे वो अब सैंपल के अनुसार लिखने के लिए आए, चाहे रेडजल के अनुसार लिखने के लिए आए। भूगोल को समस्त विज्ञानों की जननी क्यों कहा जाता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। आपने देखा यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है कितना अन्योन्याश्रित संबंध है, यानी चाहे प्रकृति और मानव के बीच कितना अन्योन्याश्रित संबंध है। और मानव जहाँ पर भी किसी भी स्थान समय में मानव जो भी प्रकृति के साथ क्रियाकलाप करता है, तो उससे सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है। वही सब यहाँ लिखना है। तो इसीलिए जो है भूगोल को समस्त विज्ञानों की जननी कहा जाता है। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं पर प्रकाश डालिए। तीनों विचारधाराओं पर हमने लिखा है, बताया है, संक्षिप्त प्रकाश डालना है। मानव भूतल की उपज है, किसने कहा? तो ये जो है कुमारी सैंपल ने कहा। ये ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न अक्सर आता है। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? हमने बताया था, रेडजल महोदय हैं। प्रकृति के मानवीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो है संभववाद विचारधारा को डिटेल से लिखना है, हमने बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए जब तक समझ में ना आए, रिवीजन करते चलिए। और ऐसे ही दूसरी क्लास लेकर के हम दूसरे चैप्टर को लेकर के, जिसमें जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि को लेकर के विश्व की जनसंख्या का अध्ययन करेंगे, दूसरे चैप्टर को लेकर के शीघ्र ही आ रहे हैं। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।